दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। साथियों, हर अंधेरे के बाद एक नए उजाले का आगमन होता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आगमन होता है। बीता हुआ साल वो अंधेरी रात थी जिसमें कोविड-19 वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नया साल अपने साथ नई उम्मीदें लाया, नई आशा की किरण लेकर आया कोविड-19 वैक्सीन के रूप में। कोविड-19 वैक्सीन वो शस्त्र है जिससे हम कोविड वायरस को हरा सकते हैं, उसे मात दे सकते हैं। इस वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर हम सबके मन में आशा की किरण हैं, उम्मीदें हैं, साथ ही कुछ सवाल भी हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। तो आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित अपने कोई भी सवाल हैं, कोई भी जिज्ञासाएं हैं, तो आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं इस फोन नंबर के जरिए 1800-233-9418। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 1800-233-9418। और साथियों, कोविड-19 वैक्सीनेशन इस विषय पर हम सबको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान। आइए सबसे पहले आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। आप हैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर, आप डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आप राज्य टीकाकरण अधिकारी के रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आगमन होता है, ठीक वैसे ही कोविड-19 वैक्सीन का आगमन हुआ है एक नई आशा की किरण लेकर। जनवरी 16 को हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक नई शुरुआत की है टीकाकरण अभियान की, जो मेरे ख्याल से इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े अभियान के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को टीके लगाए जा रहे हैं। तो ये जो सौगात है, ये आम जनता तक कब तक आने वाली है? सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण जो है ये एक उम्मीद की किरण है कि जिससे कि हम इतनी गंभीर बीमारी जो कि विश्व में पेंडेमिक के रूप में छाई हुई है और जो पूरी अर्थव्यवस्था को और जीवन को एक तरह से स्टैंड स्टिल पे ला दिया है जी। और उसके लिए जो है पहले तो बीमारी से बचने के लिए प्रयास किया गया, बीमारी के इलाज के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत जो है बहुत सारा काम हुआ हमारे देश में भी। लोग जो उम्मीद कर रहे थे, विदेशी लोग, कि संभवतः जो है यहाँ पे तो इतने सारे लोगों की मौतें होंगी कि जिसको कि कोई संभाला ही नहीं जा सकता, लेकिन उसके विपरीत सभी राज्यों ने और पूरे देश ने इस बीमारी को बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तरह से इसको सामना किया और जिसकी वजह से इस बीमारी को रोकने में हम लोग समर्थ रहे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखा, मास्क का उपयोग किया और इसके साथ साथ सैनिटाइज करने का काम रखा, हाथ धोने का काम रखा, जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से हम इस बीमारी से बचने का कार्य करते रहे हैं और इस बीमारी से बहुत सारे लोग हमारे बचे भी। इसके साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई, इस देश ने किया, हम सब ने किया, वो ये हुआ कि इसमें जो टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन बनने का काम है वो केवल कुछ ही देशों ने बना पाया और उसमें हमारा देश भी इन अग्रणी देशों की सूची में आगे रहे और हमारे यहाँ एक नहीं दो वैक्सीन जो है बनकर आया और जो कि उपयोग में अभी आ रहा है। बहुत गर्व का विषय है ये निश्चित रूप से गर्व का भी विषय है और इसके साथ ही इसका उपयोग भी चालू हो गया है, सभी प्रदेश में हो गया और हमारे प्रदेश में भी प्रारंभ हो चुका है। और कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है वो हम 16 जनवरी से, जिस तरह से भारत सरकार ने इसका उद्घाटन किया, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी के उद्घाटन के पश्चात पूरे देश में सभी जगह जो है टीकाकरण सत्र प्रारंभ किए गए और टीकाकरण का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। जी जी जी। तो ये तो मेरे ख्याल से एक हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है और साथ ही मैं ये इस मौके पर मैं आप लोगों को साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतनी मुस्तैदी से काम किया, इतनी अच्छी तरह से काम किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भाई
भारत में कितनी संभावनाएं हैं एक वैक्सीनेशन के काम में जो अग्रणी कार्य कर रहा है, तो उसने पूरी दुनिया को एक वो नया रास्ता दिखा रहा है मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसमें वैक्सीन कितनी डोजेज में लगती हैं? जी, तो जैसा कि आपने स्वयं कहा कि ये जो है हमारा देश वैक्सीनेशन में बहुत अग्रणी इसलिए भी हो गया कि ये हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना डोज अमेरिका नहीं लगा पाया उससे ज़्यादा डोज उससे कम दिनों में हमने लगाया। जी। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत मुस्तैदी से और पूरा भारत सरकार के दिशा निर्देश से चल रहा है। बिल्कुल। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने भी पूरे देश में भी लगभग जो है सभी हेल्थ केयर वर्कर को अभी प्रथम चरण में हम लोग लगा रहे हैं और द्वितीय चरण में जो है फ्रंटलाइन वर्कर तो वो भी ऑलमोस्ट प्रारंभ हो गया है। तो वो भी लगाने का काम जो है प्रारंभ हो चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इस वैक्सीन के बारे में ये निर्देश दिया है कि इस वैक्सीन को 2 डोज में लगाना है। अच्छा। तो एक डोज जैसे जिनका 16 तारीख को लगा है तो उनको कम से कम 28 डेज के गैप के बाद उनको लगेगा। तो उनका जो ड्यू डेट आ रहा है वो आएगा 13 फरवरी। तो 28 दिन के बाद जो है तो कल से जो है हमारा सेकंड डोज चालू हो जाएगा। अच्छा। तो इसके बाद से मतलब ये स्थिति रहेगी कि अब हम फर्स्ट डोज लगाएंगे जिनको नहीं लगा है और जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है उनको सेकंड डोज लगेगा। और ये सब इतना अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से करने का प्रयास है कि एक कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है सरकार के द्वारा। और उस कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा। और जितने लोगों को टीका लगा है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अच्छा। और जिनको सेकंड डोज लगना है वो उनके लिए भी SMS मैसेज जो है कल से आना शुरू हो जाएगा। आज से ही आना शुरू हो जाएगा। तो अब ये होगा कि जिनको फर्स्ट डोज लगना है उनको जो है शेड्यूलिंग भी होगी और जिनको सेकंड डोज लगना है उनका भी ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग होकर और उनको कल से टीका के लिए उनको आना पड़ेगा। तो जिनको 16 को लगा है तो उनको 13 को होगा और जिनको बाद में लगा है तो उनको उसी डेट में उसके 28 डेज बाद वो लगना शुरू होगा। तो ये जो 2 डोज में लगाने का हमारा कार्यक्रम तो बहुत ही व्यापक तरीके से ये जंग जो है वो लड़ी जा रही है कोविड-19 से। और आइए अब जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। हेलो जी अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, अपना नाम बताइए पहले। नमस्कार। नमस्कार। हाँ मैं गुप्तू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भगत राम पटेल बोल रहा हूँ। जी भगत राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो टीकाकरण कोविड-19 का आया है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता था, मेरे पास 2 प्रश्न है। एक प्रश्न ये है कि आम जनता के लिए कब तक किया जाएगा और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जो नशा करते हैं उनके लिए कितना घातक है ये जो टीकाकरण जो है। और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि हमको कौन कौन सी सावधानी रखना है टीकाकरण होने के बाद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किए भगत राम जी। आइए पहले सवाल का जवाब जानते हैं। जो हमारे दर्शक भाई हैं देखिए कितने जागरूक हैं और बहुत ही उत्सुक हैं कि आम जनता तक ये टीका कब तक पहुंचने की संभावना है, ये सौगात कब तक आ रही है? जी, तो चूंकि ये वैक्सीन की उपलब्धता एक साथ सभी लोगों के लिए नहीं की जा सकती तो इसलिए वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर जो रिस्क ग्रुप है उसको प्रायोरिटाइज किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्क में है उनको सबसे पहले लगेगा। अच्छा। तो ये जो है सबसे ज़्यादा रिस्क में हेल्थ केयर वर्कर ही हैं। जिनको कि 10% के लगभग ज़्यादा चांस होता है, 10 गुना ज़्यादा चांस है कि उनको इन्फेक्शन लगने का, क्योंकि वो आगे आकर इलाज भी कर रहे हैं और दूसरे मरीजों से भी मिल रहे हैं। कम्युनिटी के लोग भी उनके पास आ रहे हैं जो कि बीमार हैं, जिनको सर्दी खांसी बुखार है जो कि उसका सिम्टम है, तो वो भी डायरेक्टली आ रहे हैं उन्हीं के पास। तो उनको ज्यादा चांसेस है तो उनको पहले प्रायोरिटाइज किया गया। दूसरे लेवल पे फ्रंटलाइन वर्कर हैं जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और जो रेवेन्यू वाले हैं जो कि उसमें जो है लगे हुए हैं सपोर्ट करने में। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय ये बीमारी फैली थी उस समय क्या स्थिति हुई थी कि सारे के सारे लोगों को जो है इन लोगों के द्वारा आइसोलेशन में रखा जाता था, कोविड केयर हॉस्पिटल में रखा गया, कोविड हॉस्पिटल में रखा गया और ये पूरा व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के माध्यम से उनके फंक्शनरीज के माध्यम से किया जाता रहा, उसमें सभी लोग हैं। तो ये फ्रंट लाइन वर्कर का थे, पुलिस वाले थे, रेवेन्यू वाले थे और अर्बन हेल्थ वाले थे। तो ये सारे लोगों को जो है उनको भी लगभग 2.5 गुना ज़्यादा चांस रहता है
साइंटिफिकली कि इनको इन्फेक्शन होने का। जी जी। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप जो भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया वो है 50 साल से ऊपर वालों का। तो 50 साल से ऊपर वालों का टीका लगने का भी निर्देश जो है अभी बहुत जल्दी आने वाला है। अभी तो केवल 2 ग्रुप को हम लोग कर रहे हैं, एक तो हेल्थ केयर वर्कर और दूसरा फ्रंटलाइन वर्कर। तीसरे ग्रुप के संबंध में भारत सरकार का जैसा भी निर्देश होगा जिसमें कि 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगना है, जिनको की कोमार्बिडिटी वैसे भी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, मतलब कोई दूसरी बीमारी कोमार्बिडिटी का यही मतलब है कि उनको यदि कोई दूसरी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर की शिकायत, 50 साल से ऊपर में लोगों को कोई ना कोई बीमारी होने लगता है, तो ब्लड प्रेशर शिकायत है, शुगर की शिकायत है, या फिर कोई अन्य बीमारी की शिकायत है, कैंसर की शिकायत है, या और भी जो दूसरे बीमारी हैं, तो इनके लिए भी 78% हमारा जो इस तरह के लोग हैं जिनको की कोमॉर्बिडिटी होती है वो 50 साल से ऊपर वाले ही होते हैं। तो ये ग्रुप जब एक बार हमारा कवर हो जाएगा तो जो रिस्क है कि यदि इनको इन्फेक्शन होता है तो ये जल्दी से ठीक नहीं होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, और 80% से अधिक डेथ जो कोरोना वायरस से हुई है वो इसी एज ग्रुप में हुई है। तो इसलिए ये भी एक प्रायोरिटी एज ग्रुप है कि इनको भी कवर करना है, और इसके लिए भी बहुत डिमांड आ रही है वैक्सीनेशन के लिए, और भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि इनके लिए भी बहुत जल्दी वो जो है वो वैक्सीनेशन के लिए निर्देश हमको देने वाले हैं। जी, मतलब जिनको ज्यादा खतरा है उनको सबसे पहले किया जा इसी में एक ग्रुप वो भी है जो 50 साल से नीचे गए हैं, तो जिनको कोमार्बिडिटी है। अच्छा। मतलब 50 साल से ऊपर तो सभी को लगेगा, लेकिन 50 साल से नीचे उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनको की कोमार्बिडिटी है, जिनको कोई भी बीमारी है जो कि इस वायरस होने से उनको भी खतरा बढ़ जाएगा, तो ऐसे लोगों की भी बहुत संख्या होगी। तो ये सबको मिला के अभी तक जैसे फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर में लगभग हमारा 3 करोड़ का टारगेट है, जो कि पूरे भारत देश का है। लेकिन जब हम 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे जिनको कोमार्बिडिटी है उसका जो टारगेट बनाया है भारत सरकार ने वो लगभग 30 करोड़ है। अच्छा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि जैसे आप देखोगे कि अभी संभवतः हम हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर में लगभग 5 लाख लोगों को लगाएंगे, लेकिन इसके पश्चात जब 50 साल से ऊपर के लोगों का लगना होगा तो दैट विल कम अप टू 60 to 70 लाख लोग। अच्छा। तो वो एक बहुत और बृहद कार्यक्रम हो जाएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, और बहुत सारा उसमें जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, काम बढ़ेगा और काम किया जाएगा। जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जो भारत सरकार है और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो बहुत मुस्तैदी के साथ अपना काम करने में जुटे हुए हैं और इस बीमारी को मात देने में जुटे हुए हैं। भगत राम जी जैसा कि जानना चाह रहे थे, एक बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि अगर कोई नशा करते हैं तो वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है इस टीकाकरण में। जी, तो जो नशा का एक ऐसा पहलू है जो आपके बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। बिल्कुल। तो आप यदि देखो बच्चों को जब हम टीका लगाते हैं तो हमें पूरा पता रहता है कि उनका टीकाकरण का जो उनका प्रतिरोधक क्षमता कितना बढ़ेगा। बिल्कुल। और हम लोग ये मानते हैं कि इवन यदि 60 to 70% भी बढ़ गया तो भी बीमारी को मात देने के लायक है वो, और वो कोई नशा यूज नहीं होता उसमें। और यदि इस एज में लोग यदि नशा का सेवन करते हैं तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज होगा उनके लिए। क्योंकि यदि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में हमारा वैक्सीन उतना कारगर नहीं रहा तो हो सकता है हम उस लेवल को ना अचीव कर सकें जिसमें कि हमको प्रोटेक्शन मिल सके। तो कोशिश ये है लोगों के लिए कि इस दौरान में या मतलब नशा कम कर सके या बंद कर सके, यही 2 ऑप्शन है। वैसे भी नशा जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम अपने दर्शक भाइयों से और बहनों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि कोई भी धूम्रपान हो, भले ही वो गड़ाकू का सेवन हो या तंबाकू का सेवन हो या फिर मदिरा का, वो आप अगर छोड़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए। और साथ ही ये जो टीकाकरण के लिए भारत सरकार की ये जो बहुत बड़ी कोशिश है उसमें भी बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, भगत राम जी ने एक तीसरा प्रश्न किया था कि क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए टीकाकरण के दौरान एक आम आदमी को। जी, तो टीकाकरण के समय में सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोई विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं है। जी। जैसा कोई भी इंजेक्शन लगता है उसी तरह का भी एक सिंगल इंजेक्शन है जो कि आपको बाह में लगेगा। जी। और इस इंजेक्शन में जो है
बहुत कम दर्द है। हाँ। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है जी। मतलब नहीं के बराबर। अभी भी हम लोगों ने कम से कम 2.5 लाख लोगों को इंजेक्शन लगा चुके हैं छत्तीसगढ़ में ही। पूरे प्रदेश में तो, पूरे देश में तो करीब 70 लाख के लगभग लोगों को लग चुका है। लेकिन कोई भी सीरियस जो साइड इफेक्ट होता है या एडवर्स इवेंट होता है वो नहीं पाया गया है। सो इट इज़ टोटली सेफ। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है और बिना कोई डर के, बिना कोई झिझक के इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। जो इंजेक्शन लगने का जो दर्द होता है वो होता है। और दूसरा, कभी कभी जो है वहाँ पे दर्द, रेडनेस हो सकता है या हाथों में दर्द हो जाता है या थोड़ी वीकनेस लगती है, जो किसी भी इंजेक्शन में हो सकता है, वैक्सीन लगने से, किसी भी वायरल वैक्सीन लगने से होता है। उसी तरह का ही जो है साइड इफेक्ट है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई एकदम से विपरीत प्रभाव इस वैक्सीन का नहीं देखा गया। तो हम अपने दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन है, टीकाकरण है, पूरी तरह से सुरक्षित है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके, जब भी आपके पास ये सौगात आती है तो बिना किसी शंका के आप ये जाके और अपना टीकाकरण करा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और आइए जानते हैं दर्शक का सवाल। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम ज्ञान चंदास है। ज्ञान देवदास बोल रहा हूँ, गाँव कनेरा भरतपुर से। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका व्यास नारायण जी। मैं तो टीका लगा चुका हूँ मैडम। हेलो जी, व्यास नारायण जी, आपसे एक आग्रह है कि आपका जो टीवी सेट है उसका वॉल्यूम आप कम कर देंगे तो आप हमारी आवाज। 5 तारीख को। जी जी जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? और सर्दी पकड़ रहा है, बुखार लग गया है मेरे को। हाँ, सर्दी पकड़ लिया है, सर दर्द होता है, बुखार पकड़ लिया है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, आप लाइन पे रहिए। लगा चुका हूँ। अच्छा व्यास जी, आप लाइन पे रहिए। अगर डॉक्टर साहब आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहेंगे तो। व्यास नारायण जी की शिकायत है कि इनको सर्दी पकड़ ली है और बुखार भी आ रहा है। 5 तारीख को उन्होंने लगाया है टीका। तो देखिए, टीका लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद यदि सर्दी, खांसी या बुखार आपको आ रहा है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे में पहले तो ये है कि आपको जहाँ पे टीका लगा है वहाँ पे आपको सूचित करना है कि आपको इस तरह की समस्या हुई है। तो ये जो है वो रिकॉर्डेड हो जाएगा एंड वो लोग आपको फॉलो अप करेंगे, वो दवाइयाँ भी देंगे। दूसरा ये है कि यदि ये उसका साइड इफेक्ट के कारण है या आपको क्या पुनः जो है कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है, तो मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप वैक्सीन लगवा रहे हो तो फर्स्ट डोज लगाने से आप पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। जी। तो इसलिए आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा पालन करना होगा। आपको मास्क लगाना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और जब कभी भी कोई भी सरफेस को छूते हैं आप तो उसके बाद आपको साबुन से हाथ धोना पड़ेगा या सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां जो है आ सकती हैं कि आज आपने इंजेक्शन लगाया और आपको पहले से कोई इन्फेक्शन रहा हो तो वो उसका मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद हो और पता चले कि जांच भी जब आप करवाओ तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी एक तो पहले जाकर जो जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगवाया है वहाँ पे जाकर अपनी जो शिकायतें हैं उसको दर्ज कराइए। एक तो ये है। और दूसरा, यदि वो एडवाइस देते हैं कि आपको RT-PCR या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का टेस्ट कराने की ज़रूरत है, एंटीजन टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो वो भी कराइए, क्योंकि पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि पहला इंजेक्शन आपको सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है। तो इसी संदर्भ में मैं और आपको बताऊं कि ये सुरक्षा आपको कब मिलेगी। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो गाइडलाइन है, जो निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत ये है कि यदि आपने आज इंजेक्शन लगाया तो 28 डेज बाद आपको सेकंड डोज लगेगा और उसके 15 दिन बाद ही जो है आपको प्रोटेक्शन मिलना शुरू होगा। अच्छा। तो इसलिए जो है आपका प्रोटेक्शन जब तक पूरा नहीं आता है तब तक यू आर एट रिस्क।
और इसमें ये भी निर्देश है कि इवन आफ्टर 15 डेज आफ्टर 2 डोजेज, 2 डोज लगाने के बाद भी 15 दिन के बाद भी आपको कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो बचाव का जो तरीका है उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि इन्फेक्शन को कम करने का जो तरीका है इस वैक्सीनेशन से, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि जब बहुत सारे लोगों को टीकाकरण हो जाएगा तो बहुत लोग ऐसे ही सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल। जब इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो एक दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एडवांटेज है वैक्सीनेशन का। दूसरा जो है कि आपने टीका लगाया तो गारंटी भी नहीं है कि आपको जो है वैक्सीनेशन में 100% सुरक्षित हो। आपको तब भी हो सकता है यदि आपका जो बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता उतना डेवलप नहीं हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि यदि कोई अल्कोहल का यूज कर रहा है, कोई टोबैको का यूज कर रहा है, या किसी और बीमारी की वजह से भी, अन्य बीमारी की वजह से भी उतनी इम्यूनिटी यदि नहीं आ पाई, लेकिन एक बात की जरूर गारंटी है, दे रहे हैं जो कि इससे आपकी डेथ होने की संभावना कम हो जाएगी और बहुत सीवियर बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। मतलब गंभीर लक्षणों तक नहीं पहुंच पाएंगे और काफी हद तक हम सुरक्षित रख पाते हैं। और अगर इसके साथ हम मास्क लगाएं और सैनिटाइजिंग जो करते आए हैं 1 साल में, मेरे ख्याल से हम सभी को आदत हो गई है, तो ये बहुत जरूरी है मास्क लगाना और सैनिटाइजिंग करना और साथ में एक उचित दूरी बनाकर रखना, जिससे हम दूसरी बीमारियों से भी मेरे ख्याल से बच पाए। और आइए अब जानते हैं इन दर्शक का सवाल। हेलो 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 जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मदन मंडावी, धमतरी जिला, नगरी त्यावर। जी मदन लाल मंडावी। जी मदन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, क्या स्वस्थ लोगों को भी टीका लगाना अनिवार्य है? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि क्या स्वस्थ लोगों को भी टीका लगाना जरूरी है? बिल्कुल, ये टीका जो है स्वस्थ लोगों को, ये बीमारी स्वस्थ लोगों को ही तो बीमार करता है जी। तो इसलिए स्वस्थ लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए ही तो टीका लगाना है। जी तो स्वस्थ लोग यदि इसको टीका लगवा लेंगे तो इस बीमारी के नहीं होने से वो स्वस्थ बना रहेंगे। जी मदन जी से तो मैं ये बोलना ही चाहूंगी कि स्वस्थ क्या सभी लोगों को टीका लगाना अनिवार्य तो नहीं है, मगर ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर टीकाकरण कराएं। डॉक्टर साहब, जहां जैसे मदन जी ने पूछा कि क्या स्वस्थ लोगों को भी टीका लगाना ज़रूरी है, तो वहीं पर मैं काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुनती हूँ कि भाई हमको तो अस्थमा है या हमको हार्ट प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, तो हम टीका नहीं लगवाएंगे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको कैसे आप बताना चाहेंगे कि टीकाकरण क्यों लगवाना चाहिए? देखिए, 50 साल के ऊपर के लोगों को जो प्राथमिकता दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि उनको कोमार्बिडिटी रहती है साथ में जी। कि उनको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, किसी को अस्थमा हो सकता है, किसी को कैंसर की शिकायत हो सकती है या किसी को अन्य बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। और ये देखने में आया है कि यदि इन लोगों को बीमारी लगती है तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों में ही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जितनी भी डेथ हुई है उसमें से 80% डेथ इन्हीं लोगों की हुई है जिनको की कोमार्बिडिटी थी और 50 साल से ऊपर के उम्र के थे जी। तो इसलिए जो है किसी को भी यदि ये बीमारी है तो भी आपको ये टीका लगाना है और तब आप ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। बिल्कुल। और इसलिए जो है किसी को भी इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है या कैंसर की बीमारी है तो ये टीका हम लगवाएं कि ना लगवाएं। जब भी आपका चांस आता है लगाने के लिए आप ज़रूर लगवाइए। केवल 1-2 ही ऐसे कंडीशन है जिसमें ये टीका लगवाने के लिए एक तरह से मनाही है। वो है जब यदि आपको ये टीका लगने के बाद यदि आपको कोई गंभीर प्रॉब्लम होता है तब आप दूसरा डोज शायद तब नहीं लगा पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, टीकाकरण के बारे में आपने हमारे दर्शकों को जो इतनी अच्छी जानकारी दी कि कैसे टीकाकरण सभी लोगों को जाके करवाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कराएं और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर के साथ इसका उपयोग करना ना भूलें। आपने इतने कम समय में इतने सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और साथ ही हमारे सवालों के भी जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, देखा आपने, अगर हमको कोरोना से हराना है तो हमको टीका जरूर लगवाना है। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।